एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सीओ उस बुद्धा स्टैचू को बेचने के लिए किसी एंटीक आर्ट सेंटर पे आया हुआ होता है और वहाँ का वो बंदा सीओ से कहता है, देखो मुझे नहीं लगता कि इस स्टैचू की वैल्यू 50 बक्स से भी ज़्यादा होगी। तुम्हें इसे एज अ डेकोरेशन के लिए कहीं लगा देना चाहिए। इससे ज़्यादा इसका और कुछ नहीं हो सकता। और सीओ इससे कहता है, क्या सही में? क्या तुम्हें लगता है कि ये इतने की ही बिक पाएगी? और दूसरा बंदा कहता है, हाँ, मेरे एक बार देखने पर ही मैं बता सकता हूँ कि इसको कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा। और ये चीज़ सुनकर सीओ काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और मन में कहता है, आखिर ये बंदा ऐसा क्यों कह रहा है? क्या यानी क्यूंटे ने मुझे पागल बनाया? वो एक्टिंग तो ऐसी कर रहा था कि जैसे इसकी वर्थ मिलियंस में हो, लेकिन ये तो कोई फेक चीज़ निकली। सही में उसने तो मेरा काट दिया। और इसके बाद वो वहाँ से उस स्टैचू को लेकर जाने लगता है और उसके मन में अभी भी यही चल रहा होता है कि आखिर इस चीज़ के लिए क्यूंटे इतना ज़्यादा वरी क्यों था। और वो मन में कहता है, मेरी सेंसेस कह रही हैं कि इसमें सही में काफ़ी कुछ छुपा हुआ है और ये खाली 50 बक्स की तो नहीं है, इसकी कीमत इससे कई ज़्यादा रुपए है। क्या मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ? शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक की कोई पावर नहीं है। और तभी वहाँ फिर से वो पिंक पर्पल एयर ऑरा आने लगता है और उसके आगे एक और विंडो शो होती है जिस पे लिखा था है कि इस बुद्धा स्टैचू के अंदर कोई सस्पिशियस एसेंस है। और ये चीज़ देखकर सीओ काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या यानी इसका मतलब इस स्टैचू के अंदर कुछ छुपा हुआ है? तो क्या इसी चीज़ की वजह से वो इतना ज़्यादा वरीड था इससे? तो असली चीज़ इसके अंदर है, ना कि ये। मुझे पता था कि क्यूंटे अगर किसी चीज़ को लेकर वरीड है और वो अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे इसको ना ले जाने की भीख मांग रहा था, तो ये कोई ट्रैश स्टैचू तो हो ही नहीं सकता। तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या है। और वो अपनी जेब से उस नाइफ रेलिक को निकालता है और उस बुद्धा स्टैचू को तोड़ देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से एक बोतल टाइप कुछ निकलता है जिसके अंदर कुछ लिक्विड पड़ा हुआ होता है। और उसको देखकर सीओ समझ जाता है कि वो कोई इलीगल ड्रग है। और वो मन में कहता है, ये तो उस टाइप की ड्रग है जिसकी कुछ ड्रॉप्स अगर सिगरेट पे डालते हैं वो स्मोक करने के लिए रेडी हो जाता है। सही में ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्या वो सब लोग ऐसी और भी ड्रग्स अपने सामानों में लेकर घूम रहे थे? क्या वो कोई ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे? अगर अब मैं उसके बारे में सोचूं तो हाँ, उन सब के पास ऐसे कई तरह के पीसेस ऑफ आर्ट थे, कई सौ। शायद उन सब में ऐसा कुछ छुपा हुआ होगा। और तभी वो जियोन वू को फ़ोन करता है और उससे कहता है, हे डिटेक्टिव जियोन वू, ये मैं सीओ बोल रहा हूँ। तो तुमने मुझे एक बार बताया था कि ड्रग ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट के हमें $1 लाख मिलते हैं, क्यों, है ना? और तभी हमें कुंती की बहन और उसकी वो गैलरी दिखाई जाती है जहाँ कुंती की बहन किसी से बातें कर रही होती है। और वो कहती है, नहीं नहीं प्रेसिडेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि ये डिले आपके गुड्स ना रेडी होने की वजह से नहीं है। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि हमें इसे थोड़ा डिले कर देना चाहिए क्योंकि कई लोगों की नज़रें हम पर अभी हैं। और उधर से वो बंदा उसे काफ़ी कुछ बुरा भला सुनाता है और उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। और वो जैसे तैसे उसे बर्दाश्त करती है और वो उससे माफ़ी मांगकर उसका फ़ोन काट देती है और कहती है, मैं आपको जल्दी ही कांटेक्ट करूँगी जैसे ही मुझे इस बारे में कुछ अपडेट मिलती है। और फ़ोन काटने के बाद वो उस बंदे को काफ़ी गालियाँ देती है और कहती है, ये बुढ़ा, मैं होप करती हूँ कि ये जल्दी से मर जाए। बुढ़ा मेरे पीछे पड़ गया है। तभी क्यूंटे भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। जॉन वू उसे उसके हाथों में हथकड़ी बांधकर वहाँ लाया हुआ होता है। और क्यूंटे को देखकर उसकी बहन कहती है, हे, आखिर तुम कहाँ घूम रहे थे? क्या तुमने उस बुद्धा स्टैचू को रिकवर किया? और उसे रियलाइज़ होता है कि उसके साथ कई और भी लोग हैं। और क्यूंटे कहता है, बहन, इनको सब कुछ पता लग गया है, ये सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। और उसकी बहन कहती है, इसका क्या मतलब है? और जियोन वू आगे आके अपनी आईडी दिखाता है और उससे कहता है, हम यहाँ हैं क्योंकि हमें एक टिप मिली है कि तुम
ड्रग स्मगलिंग कर रहे थे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी। और ये सुनकर उसकी बहन कहती है, क्या ड्रग्स? नहीं नहीं, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हम तो सिर्फ आर्ट में डील करते हैं, तो लॉ को मानने वाले बंदे हैं, अच्छे से टैक्स पे भी करते हैं, हम उस तरह के सिटीजन्स हैं। और जियोन वो उससे कहता है, हाँ ऐसा तो होना ही था, हर क्रिमिनल यही सेम बात कहता है। और वो वही सेम बोतल जो सीओ ने उस स्टैचू के अंदर से निकाली थी उसको दिखाते हुए कहता है, ये देखो हमें ये मिला है जो एज एन एविडेंस तुम्हारे खिलाफ काम आएगा। तो क्या तुम्हें अब भी कुछ कहना है? और हमें पता था कि ये ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम अपने आधे से ज़्यादा गुड्स को अपने वेयर हाउसेज में रखती हो, क्यों है ना? और इसका खुलासा होने पर क्युंते की बहन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और इसको समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करना चाहिए। और वो मन में कहती है, क्या यानी इन सबको जियोंगी प्रोविंस वेयर हाउस के बारे में भी पता लग गया है? लेकिन भले ही इन्हें उसके बारे में पता क्यों ना लग गया हो, लेकिन वहाँ हर एक रूम में एक यूनिक सिक्योरिटी कोड है, तो चीज़ें अभी के लिए ठीक हैं और ये उस तक नहीं पहुँच पाएंगे। और वो जियोनवू से कहती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें लोगों को ऐसे एक्यूज़ नहीं करना चाहिए जब तुम पे उनके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं होते। क्या तुम्हें ये लगता है कि पुलिस बनने के बाद तुम पे ये हक आ जाता है कि तुम किसी के यहाँ भी ऐसे आ जा सकते हो बिना किसी वारंट लिए? तुम ऐसे किसी के बिजनेस में बीच में नहीं आ सकते और उन्हें परेशान नहीं कर सकते। और तभी जियोनवू के वॉकी टॉकी में से एक आवाज़ आती है, हमने यहाँ आर्ट वर्क के सारे पीसेस को चेक कर लिया है और हमें उन सब में ही ड्रग्स मिले हैं। हाँ, हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। और ये चीज़ सुनकर क्युंते की बहन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने वहाँ के फेयर हाउस के सारे रूम्स खोल लिए? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वहाँ तो हर एक रूम का एक डिफरेंट सिक्योरिटी कोड था, तुमने ये कैसे किया? और जियोनवू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। हमारे कुछ अपने रास्ते होते हैं जिनसे हम ऐसा आराम से कर पाते हैं। और थैंकफुली हमारे पास एक इनसाइड मैन था ये सब काम करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि वो इनसाइड मैन कोई और नहीं बल्कि सीईओ होता है, जो बाकी पुलिस वालों के साथ उन रूम्स को खोल रहा होता है। क्योंकि जैसा कि वो पहले वहाँ काम करता था, तो इसकी वजह से उसे वहाँ के लॉक्स के पासकोड पता थे, जिनकी वजह से वो उन्हें आराम से खोल पा रहा था। तभी एक पुलिस ऑफिसर कहता है, सीईओ यहाँ आओ, यहाँ भी एक रूम है जो कि अभी तक नहीं खुला हुआ। और इसके बाद सीईओ वहाँ जाके वो रूम भी खोल देता है। तभी वो पुलिस वाला कहता है, सही में ये तो काफ़ी बढ़िया हुआ, लेकिन आखिर तुम इन सब कोड्स के बारे में कैसे जानते थे? और सीईओ कहता है, देखो बस बात यह है कि मेरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और सीईओ बताता है कि उसकी मेमोरी सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो इकलौती चीज़ है जो उसका टैलेंट है। और यही वो कारण भी था जिसकी वजह से क्योंगजू की टीम उससे काम करवाती थी और उसे यूज़फुल समझती थी। और वो बताता है कि जब उसने स्टार्टिंग में यहाँ काम करना शुरू किया था वो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि हर एक रूम का एक डिफरेंट पासकोड था। लेकिन उस समय उसे ये नहीं लगा था कि ये काफ़ी स्ट्रेंज है, लेकिन सही में उसको ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगा था, जिसकी वजह से उसने वहाँ के सारे पासकोड्स को ही याद कर लिया। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि उन मन में कहता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इन पासकोड्स को याद करने के बाद इस तरह से यूज़ करूँगा। और इसके अलावा मेरे पास और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है मेरे दिमाग में, ये इकलौती इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अब जब मेरे पास रिवॉर्ड मनी है तो मैं टॉम्स और रेलिक्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उन रेलिक्स को कलेक्ट करने के लिए निकल सकता हूँ। इसके बाद वो पुलिस वाला कहता है, वाह ज़रा यहाँ तो देखो, यहाँ भी ये ड्रग्स हैं। सही में ये लोग इतना बड़ा धंधा चला रहे थे यहाँ। सीईओ तुमने हमारी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। और सीईओ कहता है, नहीं ये तो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन क्या आप मुझे एक फेवर दे सकते हैं? और इसके बाद हमें क्योंगजू का वो आर्ट गैलरी दिखाई जाती है उससे, और वहाँ पे उसे पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तभी जियोनवू के पास दूसरे बंदों का फ़ोन आता है और वो कहता है, क्या
सीओ मुझसे बात करना चाहता है। इनसाइड मैन, क्या हाल है? और तभी वो क्युंजू को रोकता हुआ कहता है, ओए बॉस वुमन, ज़रा एक सेकंड रुको, हमारा इनसाइड मैन तुमसे बात करना चाहता है। और तभी सीओ उधर से बोलता है, ओए तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था। और क्युंजू उसकी आवाज़ पहचान जाती है और कहती है, सीओ ये तुम हो? क्या ये तुमने किया? और सीओ कहता है, जब कोई तुम्हारे लिए काम करता है तो तुम्हें अच्छे से उसे पे भी करना चाहिए। और एक और बात, तुम्हें अपने सिक्योरिटी कोर्स हर 6 महीने में बदलते रहने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब अपनी बची हुई लाइफ जेल में एंजॉय करना। और अभी क्युंजू काफ़ी हैरान होती है कि उनका इनसाइडमेंट कोई और नहीं बल्कि सीओ था, जो उसके लिए इतने टाइम से काम करता आ रहा था। और वो चिल्लाती हुई कहती है, हे सीओ, मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूँगी। मैंने जो तुम्हारे लिए अभी तक किया था, इसका बदला तुम मुझे ऐसे रीपे कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया था? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगी और इसका बदला लेके रहूँगी। और इसके बाद रात हो जाती है और हमें सीओ दिखाया जाता है, जो कहीं जा रहा होता है। और वो काफ़ी रिलीव्ड होता है और कहता है, अरे वाह, मज़ा आ गया अब तो। और तभी उसके फ़ोन में मैसेज आया हुआ आता है, जो कि जियोनवू का होता है। और वो उससे कहता है, सीओ आज तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पे गर्व है। और तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे $1 लाख का रिवार्ड मिल जाएगा। और हाँ, उसे एक साथ मत उड़ा देना, धीरे धीरे उसे यूज़ करना और उसे सेव भी करना। और उसके मैसेज पढ़कर सीओ मन में कहता है, जियोनवू सही में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड रहता है, लेकिन उसे मेरी इतनी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मेरे पास ये सीड मनी आ गई है तो मैं अब टॉम्स के ढूंढना शुरू कर सकता हूँ और रेलिक्स को कलेक्ट करना भी। उन सभी रेलिक्स को उस टेजन से पहले ढूंढ लूँगा और उन्हें अपना बना लूँगा। मुझे उन्हें, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ बिल्डिंगों के ऊपर एक बड़ा सा पत्थरों और रेत का माउंटेन सा बन गया होता है। और उसे देखकर सीओ कहता है, मेरा घर कहाँ गया? और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।